दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के अंतर्गत प्रस्तुत है समसामयिक घटना चक्र दृष्टि 2022 के समसामयिक घटनाओं का वार्षिक संकलन, जिसमें 1 जून 2021 से 10 मई 2022 तक के वर्ष भर के संपूर्ण करेंट अफेयर्स को कवर किया गया है। ये करेंट अफेयर्स बहुत ही पर्याप्त है और इसमें उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और घटनाओं का संकलन किया गया है जो परीक्षाओं की दृष्टि से संभावित और महत्वपूर्ण है। इसमें हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, विधिक, उत्तर प्रदेश करेंट, प्रमुख व्यक्तित्व तथा खेल खिलाड़ी सभी खंडों को कवर करेंगे। करेंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाओं को कवर करेंगे और जो तथ्य अति महत्वपूर्ण है उनको अंडरलाइन भी करते चलेंगे ताकि आप उन पर विशेष फोकस कर सकें। दोस्तों ये वीडियो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के साथ अन्य परीक्षाओं जैसे बिहार पीसीएस यानी बीपीएससी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं और अन्य परीक्षाओं जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं समसामयिक घटना चक्र दृष्टि 2022 के अंतर्गत राष्ट्रीय परिदृश्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। सबसे पहले आइए अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 के बारे में जानते हैं। दोस्तों अटल इनोवेशन मिशन, जिसको शॉर्ट में AIM कहा गया है, ये भारत सरकार की एक अग्रणी पहल है। और अटल इनोवेशन मिशन जो है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमिता यानी इंटरप्रेन्योरशिप की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस पहल को वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था और AIM यानी अटल इनोवेशन मिशन के तहत ही अटल टिंकरिंग लैब, जिसको ATL कहा गया है, इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अटल टिंकरिंग लैब या ATL को AIM यानी अटल इनोवेशन मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। ATL देश भर के स्कूलों में स्थापित एक ऐसा कार्यस्थल है जहां युवा अपने विचारों को आकार दे सकते हैं और नवाचार कौशल सीख सकते हैं। आइए दोस्तों अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 के महत्वपूर्ण तथ्यों और स्मरणीय तथ्यों को जानते हैं। देखिए 28 अप्रैल 2022 को अटल न्यू इंडिया चैलेंज के द्वितीय संस्करण एनिक 2.0 यानी ANIC 2.0 के चरण 1 यानी फेज 1 को लॉन्च किया गया है। तो तिथि याद रखिएगा, अटल न्यू इंडिया चैलेंज के द्वितीय संस्करण के पहले चरण का जो है शुभारंभ 28 अप्रैल 2022 को किया गया है और आप जानते हैं एनिक 1.0 को 2018 में लॉन्च किया गया था। तो 4 साल बाद एनिक 2.0 को लॉन्च किया गया है। अटल न्यू इंडिया चैलेंज ये है अटल इनोवेशन मिशन का एक पहल है और दोस्तों ये पहल अनुदान आधारित माध्यम से नवोन्मेषक यानी इनोवेटर्स जो हैं उनको सहयोग प्रदान करने के लिए ये लक्षित है, जिससे वे अपने राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक औचित्य यानी सोशल रिलेवेंस के क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित उत्पादों और समाधानों को सृजित कर सकें। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों देखिए, एनिक जो है इसके 5 मंत्रालयों की भागीदारी में लॉन्च किया गया है। अटल न्यू इंडिया चैलेंज जो मिशन है दोस्तों, इसको 5 मंत्रालयों की भागीदारी में लॉन्च किया गया है। कौन कौन है? जल शक्ति मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। तो ये 5 मंत्रालय हैं जिनके माध्यम से दोस्तों एनिक यानी अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 को लॉन्च किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ANIC 2.0 का चरण 1 7 क्षेत्रों में विभक्त कितनी चुनौतियों पर आधारित होगा? 18 चुनौतियों पर आधारित होगा और ये जो क्षेत्र हैं 7 क्षेत्रों में। तो आइए देखते हैं वो क्षेत्र कौन कौन से हैं। ई मोबिलिटी पहला है, दूसरा है सड़क परिवहन यानी रोड ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग यानी स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, इसके अलावा स्वच्छता प्रौद्योगिकी यानी सैनिटेशन टेक्नोलॉजी,
चिकित्सा यंत्र एवं उपकरण, मेडिकल डिवाइसेज एंड इक्विपमेंट, अपशिष्ट प्रबंधन और कृषि। तो दोस्तों देखिए, ANIC यानी अटल न्यू इंडिया चैलेंज का जो दूसरा संस्करण है, ये 7 क्षेत्रों में 18 चुनौतियों पर आधारित होगा। 7 क्षेत्रों के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। ई मोबिलिटी, सड़क परिवहन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वच्छता प्रौद्योगिकी, चिकित्सा यंत्र और उपकरण, अपशिष्ट प्रबंधन और कृषि। दोस्तों अटल इनोवेशन मिशन का विस्तार देखते हैं तो 8 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM के मार्च 2023 तक जारी रखने की अनुमति दी है और AIM द्वारा प्राप्त की जाने वाले जो लक्ष्य हैं वो 10,000 अटल टिंकरिंग लैब यानी ATL की स्थापना, 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना और 50 अटल सामुदायिक नवाचार केंद्रों की स्थापना। इसके साथ अटल न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से 200 स्टार्टअप को सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें अटल न्यू इंडिया चैलेंज का दूसरा संस्करण, याद रखिएगा 28 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया है और अटल न्यू इंडिया चैलेंज का पहला संस्करण 2018 में लॉन्च किया गया था। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 में 5 मंत्रालय हैं जिसके सहयोग से ये चलाया जा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने हैं तो देखिए दोस्तों, ANIC दूसरे संस्करण का जो पहला चरण है वो 7 क्षेत्रों में 18 चुनौतियों पर आधारित होगा। अब आइए देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण, रायसीना संवाद 2022। तो सबसे पहले हम जानेंगे रायसीना डायलॉग क्या है। दोस्तों रायसीना संवाद भारत का प्रमुख वार्षिक भू राजनीतिक यानी जियो पॉलिटिकल और भू आर्थिकी यानी जियो इकोनॉमिक्स सम्मेलन है। ये एक बहुपक्षीय सम्मेलन है। ये वैश्विक समुदाय के समक्ष उपस्थित चुनौतियों पर विचार का आदान प्रदान करता है। रायसीना संवाद के पहले जो 6 संस्करण रहे हैं वो 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021 में आयोजित हो चुके हैं। तो 2022 का जो रायसीना संवाद है ये 7वां रायसीना डायलॉग है और इस रायसीना डायलॉग से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, 25 से 27 अप्रैल 2022 के मध्य रायसीना संवाद 2022 का आयोजन किया गया और ये 7वां संस्करण था इस संवाद का। इस वर्ष इस संवाद का आयोजन वैयक्तिक प्रारूप यानी इन पर्सन फॉर्मेट में किया गया था, ये भी याद रखिए। और वर्ष 2021 में ये संवाद कोविड-19 महामारी के कारण वर्चुअल फॉर्मेट यानी आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया था। दोस्तों इस कार्यक्रम का आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF ऑब्जर्वर फाउंडेशन रिसर्च और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य और देखिए, 2022 के संस्करण का केंद्रीय विषय या थीम क्या है, ये है टेरा नोवा, इम्पेसेंट एंड इम्पेरिल्ड। तो ये याद रखिएगा 2022 का जो 7वां रायसीना डायलॉग आयोजित किया गया था, कब ये दोस्तों आयोजित किया गया था, 25 अप्रैल 2022 को इसका उद्घाटन किया गया है और 25 से 27 अप्रैल 2022 के मध्य इसका आयोजन किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और इसका थीम टेरा नोवा, इम्पेसेंट और इम्पेरिल्ड था। 25 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना संवाद 2022 का उद्घाटन किया, याद रखिएगा। और यूरोपीय आयोग यानी यूरोपियन कमीशन की अध्यक्षता उर्सुला वान डेर लेयन के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहीं। ये आयोजन 3 दिवसीय था और इस संवाद के दौरान 6 विषयगत स्तंभों पर कई प्रारूप में पैनल चर्चाएं आयोजित की गईं। और ये 6 विषय स्तंभ कौन कौन से हैं, तो एक तो था लोकतंत्र पर पुनर्विचार, व्यापार, तकनीक और विचारधारा। दूसरा है बहुपक्षवाद का अंत, एक नेटवर्क वैश्विक व्यवस्था। जल काकस, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अशांत ज्वार जो है, और इसके बाद समुदाय इंक यानी स्वास्थ्य, विकास और ग्रह के लिए प्रथम उत्तरदाता।
फिर पांचवा था हरित संक्रमण प्राप्त करना, यानी सामान्य अनिवार्य अलग अलग वास्तविकताएं, और सैमसन बनाम गोलियत यानी लगातार और अथक तकनीकी युद्ध। तो ये रायसीना डायलॉग के दोस्तों 6 विषयगत स्तंभ रहे जिन पर कई प्रारूपों में चर्चाएं हुई। इस वर्ष जो रायसीना संवाद था इसके मुख्य कार्यक्रम में देखिए दोस्तों, इस वर्ष रायसीना संवाद के पार्श्व कार्यक्रम यानी साइड इवेंट्स का आयोजन बर्लिन और वाशिंगटन डीसी में किया गया। इस वर्ष रायसीना संवाद में स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल ब्लिट्स, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री एंथनी एबाट की भी उपस्थिति रही। वर्ष 2022 के संस्करण में 90 से अधिक देशों और बहुपक्षीय संगठनों के 210 से अधिक वक्ताओं ने हिस्सा लिया और उल्लेखनीय है कि रायसीना संवाद सिंगापुर के शांगरी ला संवाद से प्रेरित है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। रायसीना संवाद दोस्तों आप जानते हैं कि ये भारत द्वारा आयोजित प्रमुख वार्षिक भू राजनीतिक और भू आर्थिक सम्मेलन है। ये एक बहुपक्षीय सम्मेलन है। इसमें विभिन्न देशों और संगठनों के जो वक्ता होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, शामिल होते हैं। और रायसीना संवाद 2022 याद रखिएगा दोस्तों कि ये 7वां संस्करण था। 2016 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। और रायसीना सम्मेलन का जो थीम था दोस्तों ये क्या था, याद रखिएगा 3 दिवसीय ये संवाद जो था ये 6 विषय पर या 6 विषय स्तंभों पर आधारित था, जिसका थीम था टेरा नोवा, इम्पैशन्ड, इम्पेसेंट एंड इम्पेरिल्ड। अब आइए अगला जो महत्वपूर्ण करंट है, प्रधानमंत्री की जम्मू और कश्मीर यात्रा। देखिए दोस्तों 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू और कश्मीर की यात्रा पर रहे। तो याद रखिएगा दोस्तों प्रधानमंत्री की जम्मू और कश्मीर यात्रा 24 अप्रैल 2022 को हुई थी और ये इसलिए याद रखने लायक है कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। जम्मू और कश्मीर के सांबा जिले में स्थित पल्ली पंचायत से उन्होंने देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और इसी दिन मुंबई में प्रधानमंत्री को भारत रत्न लता मंगेशकर की स्मृति में स्थापित प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री के जम्मू कश्मीर यात्रा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षोपयोगी तथ्यों को देखते हैं। देखिए बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग, तो ये जो जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री ने बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग का उद्घाटन किया। इसका निर्माण लागत 3100 करोड़ रुपए है और इस सुरंग की लंबाई 8.45 किलोमीटर है। ये सड़क मार्ग बनिहाल और काजीगुंड के बीच की दूरी को 16 किलोमीटर की दूरी तक कम कर देता है, जबकि यात्रा में लगने वाला समय 1.5 घंटे कम हो जाएगा। दोस्तों देखिए बनिहाल काजीगुंड जो सड़क सुरंग है ये दोहरी ट्यूब सुरंग है और बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। दूसरा है रतले जल विद्युत परियोजना। तो जम्मू और कश्मीर में प्रधानमंत्री ने रतले जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया जिसकी क्षमता 850 मेगावाट है। और रतले जल विद्युत परियोजना कहाँ है? किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर निर्मित किया जाएगा और यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। रन ऑफ द रिवर परियोजना ऐसी होती है जिसमें नदी के बहते हुए जल को टनल के माध्यम से जो है ये बिना बांध बनाए टरबाइनों पर प्रवाहित करके विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो रतले जल विद्युत परियोजना चेनाब नदी पर रन ऑफ द रिवर परियोजना के रूप में स्थापित किया जाएगा। अगला है क्वार जल विद्युत परियोजना। तो जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री ने क्वार जल विद्युत परियोजना का भी शिलान्यास किया। इसकी क्षमता 540 मेगावाट है और ये परियोजना भी किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर निर्मित की जाएगी। तो याद रखिएगा रतले और
क्वार जल विद्युत परियोजनाएं चिनाब नदी पर स्थापित की जानी है। रतले जल विद्युत परियोजना मेसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। दोस्तों, इस परियोजना से प्रतिवर्ष 1975.54 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होने की संभावना है और रतले और क्वार दोनों ही परियोजनाएं इस क्षेत्र में बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने में योगदान देंगी। इसके अलावा दोस्तों, इन पनबिजली परियोजनाओं के उद्घाटन के अलावा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर यात्रा के दौरान दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के 3 रोड पैकेजों का शिलान्यास किया। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 669 किलोमीटर है और इसके माध्यम से दिल्ली से अमृतसर और दिल्ली से कटरा की यात्रा में लगने वाला समय आधा हो जाएगा। दोस्तों, इस जो एक्सप्रेसवे का निर्माण है ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के रूप में किया जा रहा है, यानी इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही लोगों का भागीदारी होगा। ये प्रमुख सिख धार्मिक स्थल जैसे सुल्तानपुर लोधी, गोइंदवाल साहिब, खडूर साहिब, तरन तारन और कटरा स्थित वैष्णो देवी के पवित्र हिंदू मंदिर को आपस में जोड़ेगा और ये एक्सप्रेसवे हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के प्रमुख आर्थिक केंद्रों जैसे अंबाला, चंडीगढ़, मोहाली, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, कठुआ और सांबा को भी आपस में जोड़ेगा। तो ये जो एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है, एक्सप्रेसवे दोस्तों दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, इसका केवल धार्मिक महत्व नहीं बल्कि आर्थिक महत्व भी है। अब आइए अमृत सरोवर के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने जल निकाय के कायाकल्प को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमृत सरोवर नामक एक नई पहल का शुरुआत किया और इस पहल का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है और प्रत्येक अमृत सरोवर का तालाब क्षेत्र न्यूनतम 1 एकड़ यानी 0.4 हेक्टेयर में विस्तृत होगा और इसकी जलधारण क्षमता लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर होगी। प्रत्येक जिले में न्यूनतम 75 अमृत सरोवरों के साथ देश भर में कुल 50,000 अमृत सरोवरों का निर्माण या कायाकल्प किया जाएगा। देखिए, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड बिसाजी एन द्वारा विकसित अमृत सरोवर पोर्टल और मोबाइल ऐप का प्रयोग जिलों में मिशन अमृत सरोवर की प्रगति और प्रदर्शन का पता लगाने में किया जाएगा। ये अमृत सरोवर दोस्तों, इनका निर्माण और कायाकल्प को अमृत वर्ष की समाप्ति यानी 15 अगस्त 2023 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अमृत सरोवर सतह और भूमिगत दोनों पर जल की उपलब्धता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और देखिए, भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर के ग्राम पंचायत पटवाई में बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर यात्रा के दौरान कई सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का शिलान्यास किया गया। इसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने रतले और क्वार जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन किया जो कि चिनाब नदी पर है। इसके अलावा अमृतसर दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन और अमृत सरोवर योजना जो कि जल निकाय के कायाकल्प और उनके पुनरुद्धार से संबंधित है, अमृत सरोवर योजना का प्रारंभ किया गया। एक प्रश्न यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अलग से नोट कर लीजिए। भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद की ग्राम पंचायत पटवाई में बनकर तैयार हुआ है। आइए देखते हैं दोस्तों एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, देश की प्रथम कार्बन तटस्थ पंचायत के बारे में। देखिए दोस्तों, पल्ली जो है, ये पल्ली ग्राम पंचायत देश की प्रथम कार्बन तटस्थ पंचायत बनी है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा पल्ली पंचायत में 20 दिन के रिकॉर्ड समय में एक सोलर प्लांट की स्थापना की गई है। 500 किलोवाट का यह सौर संयंत्र 6,408 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र में स्थापित किया गया है और यह संयंत्र इस पंचायत में 340 घरों को स्वच्छ विद्युत और प्रकाश उपलब्ध कराएगा। इस प्रकार पल्ली पंचायत भारत सरकार के ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के अंतर्गत
पहली कार्बन तटस्थ पंचायत बन जाएगी। और आपके लिए जानकारी है कि भारत सरकार द्वारा देश को वर्ष 2070 तक कार्बन तटस्थ यानी कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब आइए देखते हैं हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन या ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के बारे में। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है दोस्तों। ग्रीन हाइड्रोजन हवा या सौर ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके हाइड्रोजन गैस उत्पादन करता है। इसमें ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता है। इसके अलावा जलने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी नहीं करती है और ये जीवाश्म ईंधन का बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OIL ने 20 अप्रैल 2022 को, याद रखिएगा तिथि, 20 अप्रैल 2022 को असम के जोरहाट में भारत के पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत की है। देखिए, इस संयंत्र को 3 माह के रिकॉर्ड समय में शुरू किया गया है। संयंत्र में स्थापित ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 10 किलोग्राम है और संयंत्र से भविष्य में हरित हाइड्रोजन का उत्पादन 10 किलोग्राम प्रतिदिन से बढ़ाकर 30 किलोग्राम प्रतिदिन होने की उम्मीद है। इसके अलावा दोस्तों, इस संयंत्र द्वारा 500 किलोवाट के सौर संयंत्र द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जा से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। इसके लिए 100 किलोवाट के आयनन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर सारणी का उपयोग किया जाता है और AEM तकनीकी यानी एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर, ये इस तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला संयंत्र है। हरित हाइड्रोजन के बारे में हमने चर्चा किया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ईंधन है। इससे प्रदूषण नहीं फैलता है और इसका उपयोग परिवहन, बिजली उत्पादन और औद्योगिक गतिविधियों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। तो आइए हरित हाइड्रोजन संयंत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। दोस्तों, हरित हाइड्रोजन जो संयंत्र है ये कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये 20 अप्रैल 2022 को असम के जोरहाट में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है। अब आइए देखते हैं स्मार्ट सिटी शहरीकरण 2022 के बारे में। दोस्तों देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन SCM, स्मार्ट सिटी मिशन एक केंद्र प्रायोजित परिवर्तनकारी मिशन है। इसका उद्देश्य स्मार्ट प्रावधानों के अनुप्रयोग के माध्यम से अपने नागरिकों को मूल संरचना, स्वच्छ और सतत पर्यावरण उपलब्ध कराने वाले शहरों को बढ़ावा देना है। स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, याद रखिएगा, 25 जून 2015 को की गई थी और 18 से 20 अप्रैल 2022 तक सूरत, गुजरात में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन जो है ये सूरत स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड के साथ मिलकर भारत सरकार के आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया है। और इस कार्यक्रम के दौरान शहरी आउटकम संरचना 2022 का विमोचन किया गया। इसमें ईज ऑफ लिविंग, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक, डाटा परिपक्वता और जलवायु स्मार्ट शहरों का जो आकलन ढांचा शामिल है। स्मार्ट सिटी मिशन और विश्व आर्थिक मंच द्वारा शहरी परिवर्तन पर सहयोग के लिए वर्चुअल हब का शुभारंभ किया गया है। इसके साथ ही शहरों के लिए एकीकृत डेटा पोर्टल एम्प्लीफाई का लॉन्च किया गया है, AMPLIFI। और इस कार्यक्रम में स्मार्ट इंडिया सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के पुरस्कार विजेताओं को शामिल किया गया है। तो इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता, इसमें सूरत, गुजरात और इंदौर मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ शहर, जबकि उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के जो विजेता शहर हैं उनकी सूची देख लेते हैं। परियोजना पुरस्कार में सामाजिक पहलू पे तिरुपति पहले स्थान पर, भुवनेश्वर शहर दूसरे और तुमकुरू तीसरे पर है। प्रशासन का एस्पेक्ट है, इसमें बड़ोदरा पहले, ठाणे दूसरे और भुवनेश्वर तीसरे स्थान पर है। और संस्कृति क्षेत्र में इंदौर और चंडीगढ़ हैं तथा तीसरे स्थान पर ग्वालियर है। शहरी पर्यावरण यानी अर्बन इन्वायरमेंट में भोपाल और चेन्नई पहले पर, तिरुपति तीसरे स्थान पर है। स्वच्छता के मामले में तिरुपति और इंदौर पहले पर, जबकि सूरत तीसरे स्थान पर है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अगर जो हम बात करें
इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड की, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पहले स्थान पर इंदौर और दूसरे पर तिरुपति और यूपी का आगरा शामिल है। निर्मित पर्यावरण में पहले नंबर पर इंदौर, दूसरे पर सूरत, तीसरे पर इरोड है। और जल के क्षेत्र में यानी जल प्रबंधन के क्षेत्र में पहले स्थान पर देहरादून और वाराणसी शामिल हैं और तीसरे पर सूरत है। ICCC का सतत बिजनेस मॉडल इस क्षेत्र में अगरतला को पुरस्कृत किया गया है। और अर्बन मोबिलिटी यानी शहरी गतिशीलता में औरंगाबाद पहले पर, सूरत दूसरे, अहमदाबाद तीसरे पर है। नवाचार आइडिया पुरस्कार में इंदौर को ये पुरस्कार मिला है। कोविड नवाचार पुरस्कार में कल्याण, डोंबिवली और वाराणसी को मिला है। कोविड नवाचार पुरस्कार में राउंड वाइज विजेता में पहले राउंड में चेन्नई, तीसरे राउंड में बेंगलुरु और चौथे राउंड में सहारनपुर को ये पुरस्कार दिया गया है। और अगर हम सिटी पुरस्कारों में ओवरऑल विजेता की बात करें तो इंदौर और सूरत को ये पुरस्कार दिए गए हैं। राज्य पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान, मध्य प्रदेश को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा। तो याद रखिएगा दोस्तों, स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण 2022 में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता जो 2022 थी, 2020 में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश पुरस्कार में चंडीगढ़ को दिया गया है। और स्मार्ट सिटी लीडरशिप पुरस्कार दोस्तों, इसमें स्मार्ट सिटीज लीडरशिप पुरस्कार अहमदाबाद, वाराणसी और रांची पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों, 100% ग्लोबल सेहत कार्ड पंजीकरण वाला पहला जिला ये कौन सा है? ये है सांबा। दोस्तों देखिए, सांबा 100% गोल्डन सेहत कार्ड पंजीकरण वाला पहला जिला बन गया है। 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया गया था और ये सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा लाभ के लिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है और ये पूर्णतः नकद रहित यानी कैशलेस एंड पेपरलेस योजना है। इस योजना के तहत परिवार के आकार, आयु या लिंग की कोई बाध्यता नहीं है और इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार की पहचान वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना से चुनिंदा, वंचित और व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर की जाती है। कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्यों को जान लेते हैं दोस्तों। अप्रैल 2022 में सांबा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजनाओं के तहत 100% परिवारों को आच्छादित करने वाला देश का पहला जिला बना था और सांबा जिला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की जम्मू डिवीजन में स्थित है। दोस्तों सांबा जिले ने ये उपलब्धि राज्य स्वास्थ्य सेवा एजेंसी यानी SHA द्वारा जम्मू और कश्मीर के सभी जिलों में 11 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य आयोजित गोल्डन कार्ड पंजीकरण अभियान के दौरान प्राप्त की है और सांबा जिले में निवासित प्रत्येक परिवार अब ABPMJAY सेहत योजना के अंतर्गत कवर्ड हो गया है और इस प्रकार सांबा 100% गोल्डन सेहत कार्ड पंजीकरण वाला देश का पहला जिला बना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सांबा जिला जो कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के जम्मू डिवीजन में है और ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को कवर्ड करने वाला देश का पहला जिला बना है। अगला आइए देखते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश में 13 नए जिलों का सृजन किया गया है। हाल में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश जिला गठन अधिनियम 1974 के तहत एक मसौदा अधिसूचना जारी किया है जिसमें राज्य के निवर्तमान 13 जिलों को पुनर्गठित कर जिलों की संख्या दोगुनी यानी 26 करने का प्रावधान किया गया है। नए जिलों का सृजन का निर्णय राज्य में बेहतर प्रशासन और विकास के उद्देश्य से लिया गया है। दोस्तों 4 अप्रैल 2022 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में 13 नए जिलों का उद्घाटन किया गया है। नए जिलों के उद्घाटन के बाद अब राज्य में कुल जिले 26 हो गए हैं और राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 25 है। 9 उद्घाटित जो 13 जिले हैं उनमें देखिए पार्वतीपुरम मान्यम, अल्लूरी सीताराम राजू, अनाकपल्ली, काकीनाडा, कोनसीमा, एलुरू, NTR,
पलनाडु, बापटला, दल नंदयाला और अन्नामय्या तथा श्री बालाजी और श्री सत्य साई शामिल हैं। दोस्तों, प्रत्येक जिला एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सटा हुआ है। हालांकि विशाल आदिवासी आबादी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अराकू एसटी निर्वाचन क्षेत्र 2 जिलों अल्लूरी सीताराम राजू और पार्वतीपुरम मान्यम के साथ अकेला अपवाद है। जनगणना 2011 के अनुसार प्रत्येक जिलों में लोगों की औसत संख्या 38.15 लाख नए जिलों के गठन से पहले थी और 13 नए जिलों के गठन के बाद ये संख्या घटकर 19.7 हो गई है। आइए देखते हैं दोस्तों, देश की पहली कागज रहित विधानसभा यानी पेपरलेस जो है विधानसभा कौन बनी है। तो नागालैंड दोस्तों, नागालैंड की विधानसभा देश की पहली कागज रहित यानी पेपरलेस विधानसभा बनी है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ये डिजिटल विधानसभाओं को मूर्त रूप देने के लिए एक मिशन मोड परियोजना है और इसका उद्देश्य देश की सभी विधानसभाओं की कार्यप्रणाली को कागज रहित बनाना है। और इस एप्लीकेशन का विकास एक देश एक एप्लीकेशन की परिकल्पना पर आधारित है। दोस्तों देखिए, 19 मार्च 2022 को नागालैंड विधानसभा पूरी तरह पेपरलेस होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। और एक जानकारी दे दें कि अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा को भी पेपरलेस विधानसभा बनाने का जो है कार्य शुरू हो गया है। और ये शुरू हो गया है क्या, पेपरलेस विधानसभा यूपी की भी विधानसभा बन गई है। नागालैंड विधानसभा पहली विधानसभा है जो कागज रहित बनी है और नागालैंड विधानसभा ने ये उपलब्धि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा को पूर्णतः लागू करके प्राप्त की है। नागालैंड की 60 सदस्यीय विधानसभा में प्रत्येक टेबल पर एक टैबलेट या ई बुक को संबद्ध किया गया है और अब नागालैंड विधानसभा के सदस्य सदन की कार्रवाइयों में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग कर सकेंगे। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन एक ई गवर्नेंस परियोजना है। इसका उद्देश्य राज्य विधानसभाओं को कागज रहित ई विधानसभाओं में परिवर्तित करने के माध्यम से डिजिटल हाउस के दृष्टिकोण को साकार करना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, नागालैंड देश की पहली कागज रहित विधानसभा 19 मार्च 2022 को बनी है। अब आइए देखते हैं स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड 2021 के बारे में। दोस्तों देखिए, स्कॉच समूह नई दिल्ली स्थित भारत का एक अग्रणी थिंक टैंक है जो कि समावेशी विकास के लक्ष्य के साथ सामाजिक आर्थिक मुद्दों से संबंधित क्षेत्र में कार्य करता है। स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट इस समूह द्वारा जारी की जाने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है जो भारत के विभिन्न राज्यों में परियोजना आधारित परिणामों का अध्ययन करती है। 10 मार्च 2022 को स्कॉच समूह द्वारा स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड 2021 जारी किया गया। इस रिपोर्ट में राज्य, जिला और नगर निगम स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं में प्रदर्शन के अनुसार राज्यों को रैंक प्रदान की गई है। राज्यों को 4 श्रेणियों में रखा गया है और स्टार, परफॉर्मर, कैचिंग अप और अन्य राज्यों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, शीर्ष 5 रैंक प्राप्त राज्यों को स्टार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात और महाराष्ट्र 2021 में स्टार राज्य हैं और लगातार दूसरे वर्ष आंध्र प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और हिमाचल प्रदेश को परफॉर्मर का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश को 7वें स्थान, जो कि वर्ष 2020 में इसका 6वां स्थान है, तो 2021 में उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर है। तो ये तथ्य महत्वपूर्ण है कि दोस्तों, जो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड है इसमें उत्तर प्रदेश को परफॉर्मर के दर्जा दिया गया है और ये 7वें स्थान पर है। कैचिंग अप श्रेणी में देखिए 11 से 15 रैंक में बिहार, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, यूनियन टेरिटरी और छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान शामिल हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2022 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। इसमें हम उत्तर प्रदेश विधानसभा के बारे में भी विशेष रूप से देखेंगे। देखिए, भारतीय संविधान के 6वें भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के संगठन, गठन, कार्यकाल, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार और शक्तियों आदि का प्रावधान है और अनुच्छेद 168
आप देख सकते हैं इसके अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्य विधानमंडल होता है जो कि विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बना होता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद के साथ द्विसदनी व्यवस्था मौजूद है। इसके साथ संविधान में विधानसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 तय की गई है और इसमें सिक्किम में केवल 32 विधानसभा सीटें, मिजोरम में 40 और गोवा में 40 हैं। इस प्रावधान के अपवाद हैं। स्मरणीय तथ्यों को देख लेते हैं दोस्तों। 10 मार्च 2022 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए। इसमें पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। पंजाब में क्या स्थिति रही, इसको जान लेते हैं। पंजाब में 15वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति 23 मार्च 2022 को निर्धारित थी। 20 फरवरी 2022 को राज्य में एक चरण में चुनाव संपन्न हुए और राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 117 है। आम आदमी पार्टी ने राज्य में 42.01 मत प्राप्त करके या 42.01% मतों के साथ 117 में से 92 सीटें हासिल कर ली हैं और 16 मार्च 2022 को भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी के इन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो 16 मार्च 2022 को भगवंत मान आम आदमी पार्टी के हैं, ये पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं और आम आदमी पार्टी देश की एकमात्र ऐसी क्षेत्रीय पार्टी बन गई है जो 2 राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़ है। आइए देखते हैं पंजाब विधानसभा के चुनाव परिणामों को। आम आदमी पार्टी को 92 सीटें मिली हैं 42.01% मतों के साथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 18 सीटें 22.98% वोट मिले हैं। शिरोमणि अकाली दल को 3 सीटें मिली हैं 18.38%। भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में 2 सीटें 6.60%। बहुजन समाज पार्टी को मात्र 1 सीट मिली है 1.77% और निर्दलीय को 1 सीट मिली है। आइए गोवा विधानसभा के चुनाव के बारे में जानते हैं। दोस्तों, गोवा विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति 15 मार्च 2022 निर्धारित थी और 14 फरवरी 2022 को गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ था। चुनाव परिणामों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने 33.31 के मत प्रतिशत प्राप्त कर सर्वाधिक 20 सीटें जीती। 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए प्रमोद सावंत ने गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। गोवा के चुनाव परिणामों पर एक नज़र डालते हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी को 40 में से 20 सीटें मिली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 11, आम आदमी पार्टी को गोवा में 2 सीटें मिली, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी को 2, गोवा फॉरवर्ड पार्टी को 1 और अन्य को 4 सीटें मिली। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव परिणामों पर नज़र डालते हैं दोस्तों। उत्तराखंड विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 23 मार्च 2022 निर्धारित थी और राज्य में 14 फरवरी 2022 को एक चरण में चुनाव हुआ। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 70 है। तो उत्तराखंड में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। चुनाव परिणामों के अनुसार राज्य में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक 47 सीटें यानी 44.43 मत प्रतिशत प्राप्त कर जो है उत्तराखंड का चुनाव जीतने में सफल रही। 23 मार्च 2022 को पुष्कर सिंह धामी ने दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम इस तरह से है। भारतीय जनता पार्टी को 70 में से 47 सीटें मिली, 44.33% मत मिले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 19 सीटें 37.91%, बसपा को 2 सीटें 4.82% और निर्दलीय को 2 सीटें प्राप्त हुई हैं। मणिपुर विधानसभा का जो चुनाव परिणाम रहा, देखिए राज्य में नई विधानसभा के गठन के लिए चुनाव 2 चरणों में देखिए दोस्तों 28 फरवरी 2022 और 5 मार्च को संपन्न हुआ। मणिपुर की पिछली विधानसभा का कार्यकाल 19 मार्च 2022 को समाप्त हो गया है। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है और चुनाव परिणामों के अंतर्गत मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक 32 सीटें 37.83% मत पाकर जीतने में सफल रही और एन बीरेन सिंह लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं। मणिपुर चुनाव का परिणाम इस प्रकार से है। भारतीय जनता पार्टी 32 सीटें 37.83% मत मिले,
नेशनल पीपुल्स पार्टी 7 सीटें 17.29%, जनता दल यूनाइटेड को 6 सीटें मिली 10.77%, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मणिपुर में 5 सीटें 16.83%, नगा पीपुल्स फ्रंट को 5 सीटें और अन्य को 5 सीटें मिली। अब आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा चुनाव के बारे में। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक कितने चरणों में? 7 चरणों में संपन्न हुए हैं और ये उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा का जो कार्यकाल था 14 मई 2022 इसकी तिथि निर्धारित थी और इस आधार पर राज्य में विधानसभा जो चुनाव हुए थे वो 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक 7 चरणों में हुए थे और राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या देश में सर्वाधिक 403 विधानसभा सीटें हैं। इसमें 84 अनुसूचित जाति 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। याद रखिएगा राज्य विधानसभा में उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं, 84 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने 41.3% मत के साथ 403 में से 255 सीटें हासिल की हैं। साहिबाबाद निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा उम्मीदवार सुनील कुमार शर्मा ने 2,14,835 मतों के अंतर से ये सीट जीती है और यह देश के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े मत से अंतर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। हरचंदपुर रायबरेली के राहुल राजपूत 25 वर्ष जो कि सपा और सैदपुर गाजीपुर से अंकित भारती 25 वर्ष सपा के 18वीं विधानसभा के सबसे युवा विधायक हैं और आजमगढ़ जिले की निजामाबाद सीट से जीते आलम बदी 86 वर्ष के सबसे बुजुर्ग विधायक हैं। 25 मार्च 2022 को लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उत्तर प्रदेश में अपना 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा करने के बाद पुनः दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण करने वाले योगी आदित्यनाथ राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं। आइए उत्तर प्रदेश के जो चुनाव परिणाम रहे विधानसभा के उनको जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 403 में से 255 सीटें मिली और इसको कुल मतों का 41.3% प्राप्त हुआ। समाजवादी पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी रही 111 सीटों के साथ 32.1% मत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 2 सीटें मिली 2.3% मत और बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिली 12.88%। राष्ट्रीय लोकदल को 8 सीटें 2.85% मत और अन्य को 26 सीटें मिली हैं। तो ये उत्तर प्रदेश जो राज्य विधानसभा चुनाव था उसके बारे में देखिए दोस्तों। 18वीं विधानसभा थी और 7 चरणों में 10 फरवरी से 7 मार्च तक चुनाव हुए थे और देखिए दोस्तों 17वीं विधानसभा के लिए योगी आदित्यनाथ अपने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा करने के बाद पुनः दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने वाले योगी आदित्यनाथ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। अब आइए देखते हैं राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के बारे में। दोस्तों ये क्या है, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम क्या होता है? देखिए जब सरकार अपनी किसी संपत्ति का मुद्रीकरण करती है तो इसका अनिवार्य रूप से तात्पर्य है कि वह एक निर्दिष्ट अवधि के लिए निजी संस्थान को उस संपत्ति यानी निष्क्रिय भूमि, बुनियादी ढांचा, सार्वजनिक उपक्रम के राजस्व अधिकार को स्थानांतरित कर रही है। इस तरह के लेन देन में सरकार को उस निजी संस्था से एक अग्रिम भुगतान, संपत्ति द्वारा सृजित राजस्व में नियमित हिस्सा, परिसंपत्ति में स्थिर निवेश का वादा और मुद्रीकृत संपत्ति के शीर्षक अधिकार मिलते हैं। और राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के बारे में जो महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्य हैं उनको जानते हैं। दोस्तों 9 मार्च 2022 डेट याद रखिएगा, 9 मार्च 2022 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NLMC यानी नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी और ये केंद्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी होगी। इसकी प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी 5,000 करोड़ रुपए और चुकता शेयर पूंजी 150 करोड़ रुपए होगी।
एनएलएमसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य सरकारी एजेंसियों यानी सीपीएसई के स्वामित्व वाली अतिरिक्त भूमि और भवनों का मुद्रीकरण करेगी। गैर प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के माध्यम से उपयोग में नहीं यानी अनयूज्ड को आंशिक उपयोग वाली परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करके सरकार राजस्व प्राप्त करेगी। और वर्तमान में सीपीएसई के पास बड़ी मात्रा में उपयोग में नहीं या आंशिक उपभोग वाली भूमि और परिसंपत्तियां मौजूद हैं। एनएलएमसी इन परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करेगा और इस प्रक्रिया का समर्थन करेगा। दोस्तों, एनएलएमसी बंद हो चुके सीपीएसई या ऐसे सीपीएसई को जो रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया में है उनसे संबद्ध परिसंपत्तियों का स्वामित्व प्राप्त करेगा, उनका प्रबंधन करेगा और मुद्रीकरण करेगा। एनएलएमसी सीपीएसई और अन्य सरकारी कंपनियों को परामर्श और समर्थन प्रदान करेगा ताकि वे अपनी गैर प्रमुख परिसंपत्तियों की दक्षता के साथ पहचान कर सकें और उनका मुद्रीकरण कर सकें और अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकें। तो याद रखिएगा दोस्तों, देखिए 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री मोदी के अध्यक्षता में नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई है। अब आइए देखते हैं अगला सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0। मिशन इंद्रधनुष का ये चौथा संस्करण। देखिए 25 दिसंबर 2014 को भारत सरकार ने सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को तीव्रता से संपूर्ण टीकाकरण कवरेज देने के लिए एक प्रतिरक्षण कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी। और 8 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री मोदी ने सघन मिशन इंद्रधनुष यानी इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI का शुभारंभ किया था। तो याद रखिएगा, सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम 8 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। टीका कार्यक्रम को अधिक सघन और घनीभूत बनाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी और देश में नियमित टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए IMI 2 को दिसंबर 2019 में और दोस्तों सघन मिशन इंद्रधनुष तीसरे संस्करण को 22 फरवरी 2021 से 22 मार्च 2021 तक और 15-15 दिनों के लिए 2 और राउंड में संचालित किया गया और मिशन के तहत देश के सभी जिलों में 90% तक पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सघन मिशन इंद्रधनुष चौथे संस्करण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये 7 फरवरी 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा सघन मिशन इंद्रधनुष के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया गया। इस मिशन को 3 दौर में संचालित किया जाएगा। IMI 4.0 को 33 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 416 जिलों में, आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए चिन्हित 75 जिलों सहित इसमें संचालित किया जाएगा। मिशन के प्रथम दौर में 11 और द्वितीय में तृतीय दौर में 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं और मिशन का मुख्य फोकस सार्वभौमिक टीकाकरण की दिशा में स्थायी लाभ प्राप्त करने में योगदान देना और दूसरी चीज कोविड-19 महामारी के चलते नियमित टीकाकरण की धीमी पड़ी गति में तेजी लाना है। अब आइए गोबर-धन संयंत्र के बारे में जानते हैं। दोस्तों, गोबर-धन संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? याद रखिएगा, इंदौर में की गई है और गोबर का पूर्ण रूप गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज है और इस योजना की घोषणा 2018-19 के बजट में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो गोबर धन योजना का उद्देश्य पशुओं के गोबर और खेतों से ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट और बायोगैस में परिवर्तित कर उससे ऊर्जा उत्पन्न करना है। और देखिए दोस्तों, 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंदौर में गोबर धन योजना और इसके अंतर्गत गोबर धन बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। जैविक कचरे से बायो CNG उत्पादन करने वाला ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा संयंत्र है और ये संयंत्र स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे संस्करण के तहत कचरा मुक्त शहर के निर्माण के उद्देश्य के अनुरूप है। और ये संयंत्र यानी गोबर धन संयंत्र सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित है। परियोजना को लागू करने का उद्देश्य विशेष प्रयोजक वाहन के रूप में इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को स्थापित किया गया है
और ये संयंत्र इसमें 550 टन, देखिए 550 टन गीले जैविक कचरे को उपचारित करने में सक्षम है और इसके माध्यम से प्रतिदिन 17,000 किलोग्राम सीएनजी और 100 टन जैविक खाद के उत्पादन की उम्मीद है। ये संयंत्र जीरो लैंडफिल मॉडल यानी शून्य लैंडफिल मॉडल पर आधारित है। इससे कोई अपशिष्ट नहीं उत्पन्न होगा और इससे कई पर्यावरणीय लाभ जैसे ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आएगी। उर्वरक के रूप में जैविक खाद के साथ हरित ऊर्जा प्रदान किया जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, गोबर धन संयंत्र जो कि एशिया का अपने तरह का पहला गोबर प्लांट है, गोबर या बायोगैस प्लांट है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंदौर में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला देखते हैं दोस्तों, ऊपरी भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। तो ऊपरी भद्रा परियोजना के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। ये कर्नाटक में जो है कार्यान्वित प्रमुख लिफ्ट सिंचाई योजना है। कर्नाटक सरकार ने 16 फरवरी 2022 को घोषणा की कि केंद्र सरकार द्वारा इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाएगा और इसके तहत इस परियोजना को केंद्र से लगभग 60% वित्तीय सहयोग प्राप्त होगा। तो याद रखिएगा, ऊपरी भद्रा परियोजना कर्नाटक में प्रमुख सिंचाई परियोजना है और राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली ये कर्नाटक की पहली परियोजना है और इस परियोजना का उद्देश्य चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, दावणगेरे और तुमकुरू के सूखाग्रस्त जिलों में खरीफ मौसम में अस्थायी सुविधा प्रदान करना है सिंचाई के लिए और साथ ही सूखाग्रस्त जिलों में सूक्ष्म सिंचाई द्वारा 2.25 लाख हेक्टेयर की सीमा तक सिंचाई करने की योजना है। ऊपरी भद्रा परियोजना को दोस्तों, इस परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया जा रहा है। परियोजना के तहत थुंगा नदी से भद्रा जलाशय तक 17.4 हजार मिलियन क्यूबिक फीट और भद्रा जलाशय से अज्जमपुरा सुरंग तक 29 टीएमसी पानी उठाने की परिकल्पना की गई है और 7.093 किलोमीटर लंबी अज्जमपुरा सुरंग का निर्माण किया जाएगा और परियोजना का क्रियान्वयन विश्वेश्वरैया जल निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। तो ऊपरी भद्रा परियोजना ये राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा इसको दिया गया है। ये कर्नाटक में प्रमुख सिंचाई परियोजना है और दोस्तों ये कर्नाटक की पहली परियोजना है जिसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। आइए स्माइल परियोजना के बारे में जानते हैं। दोस्तों 12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में स्माइल योजना को लॉन्च किया गया है। इस योजना को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा, स्माइल परियोजना दिल्ली में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। स्माइल का पूर्ण रूप सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज, यानी ये स्माइल का फुल फॉर्म है। इसका अर्थ है आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता। दोस्तों स्माइल योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है और इसके अंतर्गत 2 उप योजनाएं शामिल हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास योजना और भीख मांगने यानी बेगिंग के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास की केंद्रीय योजना। मंत्रालय ने, यानी दोस्तों कौन सा मंत्रालय है? देखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय स्माइल योजना को चालू कर रहा है और इस मंत्रालय ने इस योजना के तहत 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए 365 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए जो कल्याण के लिए योजना बनाई जा रही है उसमें ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, कौशल विकास और आजीविका, समस्त चिकित्सा देखभाल, गरिमा गृह के रूप में आवास, ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ का प्रावधान और ई सेवाएं यानी राष्ट्रीय पोर्टल और हेल्पलाइन और विज्ञान और अन्य कल्याणकारी उपयोग इसमें किए जाएंगे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए। और दूसरा भीख मांगने वाले व्यक्तियों के लिए, दोस्तों भीख मांगने वाले व्यक्तियों के लिए जो योजनाएं व्यापक पुनर्वास की व्यवस्था है इसका फोकस सर्वेक्षण और पहचान, लामबंदी, बचाव, आश्रय गृह और व्यापक पुनर्वास पर आधारित है। अब आइए देखते हैं अटल सुरंग जो कि दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, राजमार्ग सुरंग है, इसके बारे में। देखिए दोस्तों
26 मई 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अटल सुरंग की आधारशिला रखी थी। इस सुरंग का पूर्व नाम रोहतांग सुरंग था। 24 दिसंबर 2019 को भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में इसका नाम अटल सुरंग यानी अटल टनल रखने का निर्णय किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया था। अब इसके अलावा देखिए 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इस सुरंग को 10,000 फीट यानी 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर निर्मित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इस सुरंग का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO द्वारा किया गया है। अटल सुरंग की लंबाई याद रखिएगा 9.02 किलोमीटर है और ये घोड़े के नाल के आकार की डबल लेन टनल है। इसकी ऊंचाई 5.525 मीटर और ये 10.5 मीटर चौड़ी है। अटल टनल हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है और ये रोहतांग दर्रे से गुजरती है। ये पूरे वर्ष हिमाचल प्रदेश को मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है, जो पहले बर्फबारी की वजह से लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी। दोस्तों, अटल टनल विश्व की पहली टनल है जिसमें 4G कनेक्टिविटी मुहैया कराई गई है और ये सुरंग सामरिक तौर पर काफ़ी अहम है क्योंकि इसके परिचालन से सड़क मार्ग से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है। इस प्रकार इन दोनों स्थानों के बीच में यात्रा में लगने वाले समय में 4 से 5 घंटे की बचत होगी। अब आइए देखते हैं दोस्तों T49 सुरंग के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए T49 सुरंग क्या है। जम्मू कश्मीर को एक वैकल्पिक विश्वसनीय परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने ऊधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण की योजना तैयार की है। ये रेलवे लाइन कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगी और T49 सुरंग दोस्तों ये देखिए इस रेलवे लाइन का निर्माण USBRL यानी ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। 2002 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था और ऊधमपुर से बारामूला तक की दूरी 272 किलोमीटर है जिसे 4 खंडों में विभाजित किया जाएगा। दोस्तों देखिए ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट इस परियोजना के अंतर्गत देखिए जो महत्वपूर्ण मार्ग की लंबाई है, पहले खंड में ऊधमपुर कटरा, दूसरे खंड में कटरा से बनिहाल, तीसरे खंड में बनिहाल से काजीकुंड और चौथा खंड काजीकुंड से बारामूला है। और कुल दोस्तों इसमें जो महत्वपूर्ण है कि मार्ग की लंबाई देखिए इसमें 25 किलोमीटर है ऊधमपुर कटरा की, कटरा बनिहाल की 111, बनिहाल काजीगुंड में 18 किलोमीटर और काजीगुंड बारामूला में 118, कुल 272 किलोमीटर लंबाई है। इसमें कुल 38 सुरंगें बनेंगी और मुख्य सुरंग की लंबाई दोस्तों ये देखिए यहाँ पर जो मुख्य सुरंगें हैं उनकी कुल लंबाई चारों चौड़ों में 119 किलोमीटर रखी गई है। सबसे लंबी सुरंग जो है ये देखिए इसमें कटरा से बनिहाल 12.75 किलोमीटर लंबी होगी। USBRL परियोजना के अंतर्गत अत्यधिक विषम, असमतल और पर्वतीय भूभाग की बड़ी संख्या में सुरंगों और पुलों का निर्माण शामिल है। संपूर्ण परियोजना के अंतर्गत 38 सुरंगों की संयुक्त लंबाई 119 किलोमीटर का निर्माण शामिल है। सबसे लंबी सुरंग T49 है जिसकी लंबाई 12.75 किलोमीटर है। तो आपसे अगर जो पूछेगा T49 क्या है तो इसका उत्तर आप बताएंगे कि दोस्तों जो हमारा जम्मू कश्मीर को वैकल्पिक परिवहन प्रणाली प्रदान करने के उद्देश्य से ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसमें बनिहाल जो है कटरा से बनिहाल तक सबसे लंबी सुरंग T49 नाम दिया गया है जो कि 12.75 किलोमीटर है और T49 सुरंग कटरा बनिहाल खंड पर स्थित है। और देखिए निर्माण पूरा होने पर T49 देश की सबसे बड़ी परिवहन सुरंग बन जाएगी।
वर्तमान में बनिहाल काजीकुंड खंड पर पीर पंजाल सुरंग भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है और पीर पंजाल सुरंग की लंबाई 11.215 किलोमीटर है। T49 सुरंग का निर्माण NATM यानी न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड द्वारा किया जा रहा है। अब आइए देखते हैं दोस्तों स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में। तो इस प्रश्न से या इस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न बनेंगे उनके बारे में जानते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, देखिए दोस्तों, श्री रामानुजाचार्य के सम्मान में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण किया जा रहा है। श्री रामानुजाचार्य का जन्म 1017 AD में श्री पेरम्बुदूर तमिलनाडु में हुआ था। वे श्री वैष्णव परंपरा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिपादकों में से एक हैं और रामानुजाचार्य वेदांत के प्रमुख दार्शनिकों में शामिल हैं। रामानुजाचार्य ने ही सर्वप्रथम आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद की अवधारणा का खंडन किया। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद की अवधारणा प्रस्तुत की। विशिष्टाद्वैत में ब्रह्म और उसकी समस्त कृति, जीव और जगत को सत्य माना गया है। रामानुजाचार्य ने अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना की, जिसमें वेदांत सार, वेदार्थ संग्रह, गीता भाष्य, श्री वैकुंठ गद्य, वेदांत दीप शामिल हैं। श्री भाष्य रामानुजाचार्य द्वारा रचित सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है और श्री रामानुजाचार्य ने आस्था, जाति और पंथ सहित जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया। इसी कारण उनके सम्मान में हैदराबाद में जो उनकी प्रतिमा है उसको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन किया, राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी 11वीं शताब्दी के महान दार्शनिक चिंतक और भक्त श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है और ये शमशाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना में त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम में स्थापित है और इस प्रतिमा का उद्घाटन 13 दिवसीय श्री रामानुज सहस्राब्दी समारोह के दौरान किया गया है और ये समारोह श्री रामानुजाचार्य के 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों का हिस्सा था। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को हिंदी में समता मूर्ति का नाम दिया गया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 216 फीट है और ये प्रतिमा 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है, जिसे भद्र वेदी का नाम दिया गया है। इस प्रतिमा की परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के श्री चिन्ना जीयर स्वामी ने की थी और दोस्तों स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 216 फीट ऊंचाई के साथ भद्र वेदी, पद्मपीठम, रामानुजाचार्य प्रतिमा तथा त्रिदंडम शामिल हैं। यह प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 5 धातुओं के संयोजन से निर्मित है: स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के चारों ओर 108 दिव्य देशम यानी नक्काशीदार मंदिरों का निर्माण किया गया है। दोस्तों, चीन स्थित एरोसन कॉरपोरेशन ने लगभग 1600 टुकड़ों में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण कर इसे भारत भेज दिया था और भारत में इन टुकड़ों को असेंबल करके पूरी प्रतिमा तैयार हुई है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बैठी हुई मुद्रा यानी सिटिंग पोस्चर में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। थाईलैंड में ग्रेट बुद्धा की प्रतिमा, ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड, ये बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा माना जाता है और ये प्रतिमा 302 फीट ऊंची है। दोस्तों देखिए, ग्रेट बुद्धा 302 फीट ऊंची है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये 216 फीट ऊंची रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ बिलीफ क्या है? तो वर्तमान में राजस्थान के नाथद्वारा में भगवान शिव की 351 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। इसे स्टैचू ऑफ बिलीफ नाम दिया गया है और ये विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। एक है स्टैचू ऑफ पीस। तो 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया और ये प्रतिमा जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की प्रतिमा है और श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है।
इस प्रतिमा की ऊंचाई 151 इंच है और यह प्रतिमा अष्ट धातुओं से निर्मित है, जिसमें तांबा मुख्य घटक है। ये प्रतिमा पाली, राजस्थान में जैतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित है। और विजय वल्लभ महाराज 1870 से 1954 ने जैन संत के रूप में सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए निस्वार्थ भाव से भगवान महावीर के संदेश का प्रचार कार्य किया था। तो सबसे पहले स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, तो दोस्तों ये रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। इसका उद्घाटन 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और ये प्रतिमा शमशाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना में स्थापित है। इसकी ऊंचाई 216 फीट है और थाईलैंड में ग्रेट बुद्धा के 302 फीट ऊंची विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के बाद रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ इक्वलिटी विश्व की बैठी मुद्रा में दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है, प्रतिमा है। पर्वतमाला परियोजना के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पर्वतमाला परियोजना दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा यात्रियों के लिए संपर्क सुविधा में सुधार करने, भीड़ भाड़ वाले शहरों में यातायात को सरल बनाने के उद्देश्य से देश में पहली बार पर्वतमाला परियोजना की शुरुआत की गई है। और पर्वतमाला परियोजना में देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए पर्वतमाला परियोजना की घोषणा की थी। और ये परियोजना जो है पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के आधार पर तैयार की जा रही है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर जो है पर्वतमाला परियोजना, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत शुरू की जा रही है। बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अनुसार 60 किलोमीटर की दूरी के लिए 8 रोपवे परियोजना के लिए संविदा जारी की जाएगी और ये परियोजना वर्तमान में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर शुरू की जा रही है। दोस्तों, वाराणसी में वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से चर्च स्क्वायर गोदौलिया तक रोपवे का निर्माण किया जा रहा है और गुवाहाटी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने गुवाहाटी पैसेंजर रोपवे का उद्घाटन 24 अगस्त 2020 को किया गया था। लगभग 2 किलोमीटर लंबा यह रोपवे किसी नदी पर बना भारत का सबसे लंबा रोपवे माना जाता है, जो कि गुवाहाटी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पर्वतमाला परियोजना क्या है? तो पर्वतमाला परियोजना दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है और इसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के पर्वतीय राज्य शामिल हैं। एक देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, कानपुर मेट्रो का शुभारंभ। ये प्रश्न यूपी स्पेशल के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, देश की या विश्व की पहली मेट्रोपॉलिटन मेट्रो रेलवे सेवा की शुरुआत 1863 में लंदन में हुई थी। भारत में प्रथम मेट्रो रेल नेटवर्क का प्रारंभ वर्ष 1984 में कोलकाता में हुआ था और हाल में मेट्रो ट्रेन का परिचालन प्रारंभ करने वाला कानपुर भारत का नवीनतम शहर बन गया है। कानपुर मेट्रो की घोषणा तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2016 में की गई थी, जिसका निर्माण कार्य नवंबर 2019 से प्रारंभ हुआ है। देखिए दोस्तों, स्मरणीय तथ्य इसमें ये हैं कि 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो के प्रथम गलियारे यानी कॉरिडोर प्रथम के प्राथमिक खंड का उद्घाटन किया। कानपुर मेट्रो के प्रथम खंड का निर्माण आईआईटी कानपुर से मोती झील तक मेट्रो रेल का परिचालन किया जाएगा। ये खंड 9 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 9 मेट्रो स्टेशन हैं। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई 32.4 किलोमीटर है, जिसमें 13 किलोमीटर लंबा रास्ता भूमिगत होगा और इस परियोजना को 2 कॉरिडोर में विभाजित किया गया है। पहला कॉरिडोर आईआईटी कानपुर से नौबस्ता तक और दूसरा चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा 8 तक। परियोजना के पूर्ण होने की समय सीमा 2024 है और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड इस परियोजना के लिए नोडल एजेंसी है। प्राथमिक खंड आईआईटी कानपुर से मोती झील के सभी 9 मेट्रो स्टेशनों को हरित भवन परिषद यानी ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की प्लेटिनम रेटिंग से प्रमाणित किया गया है और इस खंड को हरित भवन संहिता के अनुसार विकसित किया गया है, जो इसे पर्यावरण के प्रति सुरक्षित बनाता है। हरित भवन संहिता और मानदंडों के कड़े अनुपालन के कारण इसे पर्यावरण प्रबंधन के लिए ISO 14001 प्रमाणन प्रदान किया गया है और सुरक्षा प्रबंधन के लिए ISO
45,001 प्रमाणन से प्रमाणित किया गया है और ये डबल टी गर्डर का उपयोग करने वाला भारत का पहला मेट्रो रेल नेटवर्क है। तो याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कानपुर मेट्रो का शुभारंभ 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई 32.4 किलोमीटर है, जिसमें 13 किलोमीटर लंबा रास्ता भूमिगत है। कानपुर मेट्रो के बाद आइए देखते हैं हरित ऊर्जा गलियारा दूसरे चरण के बारे में। दोस्तों, सौर एवं पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित बिजली को ग्रिड में पारंपरिक बिजली स्टेशनों के साथ सिंक्रोनाइज करना ही ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य है। तो याद रखिएगा, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर क्या है? तो सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से जो बिजली उत्पादन की जाती है उसको ग्रिड में पारंपरिक बिजली स्टेशनों के साथ सिंक्रोनाइज करना ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य है। और दोस्तों, 6 जनवरी 2022 तिथि याद रखिएगा, 6 जनवरी 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली यानी इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए हरित ऊर्जा गलियारा के दूसरे चरण योजना को मंजूरी दी है। और इस योजना के तहत 10,750 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन यानी ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशनों की लगभग 27,500 मेगावोल्ट एम्पीयर ट्रांसफार्मर क्षमता को अतिरिक्त रूप से जोड़े जाने की मंजूरी दी गई है। और इस योजना से 7 राज्यों में लगभग 20 गीगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के ग्रिड एकीकरण और बिजली निकासी में मदद मिलेगी। इन 7 राज्यों में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? इसमें देखिए, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल है। इसके अलावा दोस्तों, हरित ऊर्जा गलियारा चरण दूसरा जो है 2021-22 से 2025-26 की अवधि में कार्यान्वित किया जाएगा। इस योजना से वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2015-16 में अंतर्राज्यीय पारेषण के लिए हरित ऊर्जा गलियारा पहले चरण को मंजूरी प्रदान की गई थी। तो 6 जनवरी 2022 को दोस्तों हरित ऊर्जा गलियारा के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई है और पहले चरण को मंजूरी 2015-16 में इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 1 को मंजूरी दी गई थी। और चरण 1 में 8 राज्यों तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश को शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा, यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण है कि हरित ऊर्जा गलियारा में जो 7 राज्य अब की दूसरे चरण में शामिल किए गए हैं उसमें उत्तर प्रदेश भी है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तमिलनाडु के साथ साथ। और एक महत्वपूर्ण तथ्य हरित ऊर्जा गलियारा के दूसरे चरण के बारे में और याद रखिएगा कि ये दूसरा चरण 2021-22 से लेकर 2025-26 तक संचालित किया जा रहा है। अब आइए देखते हैं दोस्तों बीना पनकी बहु उत्पाद पाइपलाइन परियोजना के बारे में। दोस्तों, पाइपलाइनों के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चे तेल और गैस की ट्रांसपोर्टेशन का कार्य किया जाता है और पाइपलाइन सबसे सस्ता, सुरक्षित और पर्यावरणीय अनुकूल साधन है गैस और पेट्रोलियम पदार्थों के ढुलाई के लिए। पिछले कुछ दशकों में देश में भूमिगत पाइपलाइनों का नेटवर्क बड़े पैमाने पर विकसित हुआ है और पाइपलाइनों का नेटवर्क देश में कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और गैस की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने में सहायक है। महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं दोस्तों। बीना कहाँ पर है? बीना मध्य प्रदेश का शहर है और पनकी उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों, 28 दिसंबर 2021 ये तिथि इम्पॉर्टेंट है। 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बीना पनकी बहु उत्पाद पाइपलाइन परियोजना राष्ट्र को समर्पित की और इस पाइपलाइन का जो है संचालन भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL द्वारा किया जा रहा है। और ये पाइपलाइन मध्य प्रदेश स्थित बीना रिफाइनरी से लेकर कानपुर के पनकी स्थित POL यानी पेट्रोलियम ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट टर्मिनल तक विस्तृत है।
तो याद रखिएगा, बीना पनकी बहुउत्पाद पाइपलाइन परियोजना, जिसको 28 दिसंबर को मंजूरी या 28 दिसंबर को शुभारंभ इसका राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ये बीना मध्य प्रदेश से कानपुर के पनकी तक विस्तारित है और ये जो पाइपलाइन है ये 356 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन उत्तर प्रदेश में 283 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में 73 किलोमीटर की क्षमता लगभग 3.45 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। इस पाइपलाइन का व्यास 18 इंच है और इस परियोजना की कुल लागत 1524 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश में 1227 करोड़ और मध्य प्रदेश में 297 करोड़ रुपए है। और यूपी पीसीएस की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को और देख लेते हैं। दोस्तों, ये परियोजना उत्तर प्रदेश के 5 जिलों को आच्छादित करेगी। इसमें ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात और कानपुर नगर हैं, जबकि मध्य प्रदेश के 2 जिले सागर और टीकमगढ़ इस परियोजना के तहत आच्छादित होंगे। इस पाइपलाइन के माध्यम से बीना रिफाइनरी से उत्पादों की सुरक्षित और सुव्यवस्थित निकासी सुनिश्चित होगी। इस पाइपलाइन के माध्यम से बीना से पनकी तक उत्पादों की ढुलाई में कार्बन उत्सर्जन में लगभग 68% की कटौती होगी। तो याद रखिएगा दोस्तों, बीना रिफाइनरी के बारे में, तो बीना पनकी बहुउत्पाद पाइपलाइन परियोजना ये 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसको राष्ट्र को समर्पित किया है और ये बीना मध्य प्रदेश से पनकी उत्तर प्रदेश तक विस्तृत है और ये 356 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन परियोजना है, जिससे उत्तर प्रदेश के 5 जिले ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात और कानपुर नगर आच्छादित हैं, जबकि मध्य प्रदेश के 2 जिले सागर और टीकमगढ़ इस परियोजना के तहत कवर्ड हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, अगला जो टॉपिक है नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2021 के बारे में। तो इसमें हम जानेंगे कि नवाचार उपलब्धियां या इनोवेशन अचीवमेंट्स पर अटल रैंकिंग कौन प्रदान करता है। दोस्तों, ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की पहल है, नवाचार उपलब्धियों के संस्थानों की अटल रैंकिंग। इसका उद्देश्य इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है और इसके आधार पर जो संकेतक हैं उससे भारत के सभी मुख्य उच्च शिक्षण संस्थानों और विद्यालयों को व्यवस्थित रूप से रैंक प्रदान करना है। इस पहल का कार्यान्वयन AICTE और शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल यानी नवाचार प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? तो दोस्तों, 29 दिसंबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा ARIIA 2021 के परिणामों की घोषणा की गई। AIAA मतलब अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स और यह जो संस्करण है ARIIA का तीसरा संस्करण है और ARIIA का पहला संस्करण अप्रैल 2019 और दूसरा संस्करण अगस्त 2020 में जारी किया गया था। दोस्तों देखिए, अटल नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की जो अटल रैंकिंग है, इसमें गैर तकनीकी संस्थानों के लिए कुछ विशेष फ्रेमवर्क शुरू किया गया है और अटल रैंकिंग 2021 में कुल 1438 संस्थानों की भागीदारी रही, जो द्वितीय संस्करण में 674 संस्थानों की तुलना में दुगुने से भी अधिक है। देखिए दोस्तों, ARIIA 2021 में भागीदार संस्थानों को 2 प्रमुख श्रेणियों जैसे तकनीकी और गैर तकनीकी में विभक्त किया गया है और अटल रैंकिंग 2021 के अनुसार IIT मद्रास को लगातार तीसरे वर्ष भारत के सबसे नवाचारी शिक्षण संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा, IIT मद्रास इसमें पहले नंबर पर है और CFTIS यानी केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थान और केंद्रीय विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व के संस्थान श्रेणी में इसको रैंक प्रदान की गई है। एक चार्ट के माध्यम से आइए श्रेणीवार उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग देखते हैं। पहला है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, इसको पहली रैंक दी गई है। तमिलनाडु राज्य। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT बॉम्बे दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र में है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली तीसरे स्थान पर दिल्ली में और IIT देखिए कानपुर ये चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश से है।
तो देख लीजिएगा दोस्तों, अटल जो है रैंकिंग नवाचार उपलब्धियों पर इसमें यूपी के आईआईटी कानपुर को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है और रुड़की का जो आईआईटी है उसको 5वां स्थान मिला है, उत्तराखंड में स्थित है। राज्य विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय में राजकीय और राज्य वित्त पोषित, इसमें तकनीकी क्षेत्र में पंजाब विश्वविद्यालय को पहला रैंक मिला है, पंजाब में है। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पर दिल्ली में है। नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दिल्ली में है तीसरे स्थान पर। और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय चौथे स्थान पर हरियाणा में है। और अविनाश लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन ये 5वें स्थान पर तमिलनाडु में है। और ये जो संस्थान रहे ये राज्य विश्वविद्यालय डीम्ड यानी राजकीय श्रेणी में इनको शामिल किया गया था। अब आगे अगर देखें राजकीय महाविद्यालय और संस्थानों में राजकीय और राज्य वित्त पोषित तकनीकी 5 संस्थान, तो इसमें अभियांत्रिकी महाविद्यालय पुणे को पहली रैंकिंग महाराष्ट्र में, पीएसजी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय को दूसरी रैंकिंग तमिलनाडु, एलडी इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेज ये कानपुर गुजरात में है तीसरे स्थान पर, त्याग राजर अभियांत्रिकी महाविद्यालय ये चौथे स्थान पर तमिलनाडु का, और वीर माता जीजाबाई प्रौद्योगिकी संस्थान महाराष्ट्र में 5वें स्थान पर रहा है। इसके अलावा विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय स्ववित्त पोषित और निजी तकनीकी श्रेणी में शीर्ष स्थान कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी खोरदाह ओडिशा को मिला है, जबकि इस श्रेणी में चितकारा विश्वविद्यालय पंजाब दूसरे स्थान पर है। निजी महाविद्यालय की जो रैंकिंग दी गई है इसमें स्ववित्त पोषित निजी तकनीकी श्रेणी में जीएच रायसोनी अभियांत्रिकी महाविद्यालय महाराष्ट्र पहले पर और आरएम के अभियांत्रिकी महाविद्यालय तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा दोस्तों गैर तकनीकी विश्वविद्यालयों को भी 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला ये है राष्ट्रीय महत्व के संस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय और केंद्रीय वित्त पोषित गैर तकनीकी श्रेणी में पहले स्थान पर इग्नू यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली है। दूसरे स्थान पर भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी आईआईएम कोझिकोड है। सामान्य गैर तकनीकी श्रेणी में देखिए भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान ये गुजरात शीर्ष पर है और श्री नारायण कॉलेज केरल दूसरे, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल तीसरे स्थान पर है। अगर हम अटल इनोवेशन मिशन में जो नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग है 2021 उसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति की बात करें जो कि हमारे यूपीपीसीएस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसमें CFTIS राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में केंद्रीय विश्वविद्यालय तकनीकी की सूची में IIT कानपुर यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर चौथे स्थान पर और मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज ये 10वें स्थान पर है। तो देखिए CFTIS में जो तकनीकी की सूची है उसमें IIT कानपुर चौथे और MNIT ये प्रयागराज 10वें स्थान पर है। स्ववित्त पोषित और निजी विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय तकनीकी की रैंकिंग में MIT यूनिवर्सिटी नोएडा 9वें स्थान पर और निजी स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संस्थान में KIET संस्थान जो है उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर जो है इसमें, जो कि हमारा संस्थानों शैक्षणिक संस्थानों के नवाचार उपलब्धियों पर जो अटल रैंकिंग है उसके आधार पर अटल रैंकिंग 2021 में। अब आइए देखते हैं स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट किसके द्वारा, तो ये देखिए नीति आयोग द्वारा ये जारी किया जाता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है नीति आयोग एक स्वस्थ सूचकांक का विकास कर उसे ऐसे वार्षिक सुव्यवस्थित साधन के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसके माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य संबंधी परिणाम प्राप्त करने पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का ध्यान आकर्षित किया जाए। फरवरी 2018 में नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य सूचकांक का प्रथम संस्करण स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था और ये जो 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट का ये चौथा संस्करण है। पहला आप जानते हैं कि ये 2018 में जारी किया गया था और ये 2019-20 चौथा संस्करण है। इसके अलावा दोस्तों
यह रिपोर्ट विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से नीति आयोग द्वारा विकसित की गई है। इस रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य परिणामों में उनके वृद्धिमान परिवर्तन, वर्ष दर वर्ष प्रगति और समग्र प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। इसमें देखिए, इस रिपोर्ट में आधार वर्ष 2018-19 और संदर्भ वर्ष 2019-20 रखा गया है, जो कि कोविड-19 पूर्व की स्थिति को दर्शाता है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य ये कि स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट 24 संकेतकों यानी 24 इंडिकेटर्स पर आधारित है और समान तत्वों के मध्य तुलना सुनिश्चित करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में रैंकिंग दी गई है। अगर हम उपलब्धियों की बात करें, राज्यों के संदर्भ में वर्ष में सूचकांक स्कोर के आधार पर 3 वर्गों में फ्रंट रनर, अचीवर्स और एस्पायरेट्स में वर्गीकृत किया गया है। रेफरेंस ईयर 2019-20 के लिए बड़े राज्यों में याद रखिएगा, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना, ये तीनों हमारे साउथ इंडिया स्टेट के राज्य हैं। KTT, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य हैं। समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से केरल को लगातार चौथी बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक राज्य घोषित किया गया है। तो स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट में केरल लगातार चौथे बार शीर्ष पर बना हुआ है। और शीर्ष 5 बड़े राज्यों में समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से जो प्रदर्शन है उसमें देखिए, आप देख सकते हैं केरल पहले स्थान पर, स्कोर 82.20 है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर 72.42 स्कोर। तेलंगाना तीसरे स्थान पर 69.96 स्कोर है। और आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पर 69.95 और महाराष्ट्र का स्थान 5वां है 69.14 स्कोर के साथ। तो बड़े राज्यों में स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत में प्रदर्शन की दृष्टि से जो है ये पहले स्थान पर केरल है, दूसरे पर तमिलनाडु। अब 2019-20 के ये जो इंडिकेटर्स के आधार पर समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से बड़े राज्यों में अंतिम स्थान जो 19वां स्थान उत्तर प्रदेश का है और मात्र 30.57 का स्कोर इसको मिला है, जबकि 31 स्कोर्स के साथ बिहार 18वें स्थान पर है। तो देखिए, बड़े राज्यों में अंतिम स्थान 19वां जो है ये उत्तर प्रदेश यूपी का है, बहुत खराब स्थिति है। और इससे ऊपर उत्तर प्रदेश से ऊपर 18वें स्थान पर बिहार है। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन इसकी दृष्टि से क्रमशः शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हैं। अब छोटे राज्यों के स्वस्थ राज्य प्रगतिशील रिपोर्ट के बारे में देखें तो छोटे राज्यों में मिजोरम शीर्ष स्थान पर 75.77 रैंक स्कोर के साथ। इसके अलावा आप देख सकते हैं त्रिपुरा जो है हमारा ये दूसरे स्थान पर 70.17 स्कोर। सिक्किम 55.53 के स्कोर के साथ तीसरे पर। गोवा 53.68 के स्कोर के साथ आपका चौथे स्थान पर है। मेघालय 43.05 के स्कोर के साथ 5वें स्थान पर है। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 2019-20 में समग्र प्रदर्शन के आधार पर दमन, दीव और दादरा नगर हवेली पहले स्थान पर हैं, जबकि अंडमान निकोबार अंतिम 7वें स्थान पर है। तो कुल मिलाकर स्वस्थ राज्य प्रगतिशील रिपोर्ट जो जारी किया जाता है नीति आयोग द्वारा, उसमें जब हम सभी चीज़ों का इसमें आप देखेंगे, रिकॉर्ड देखेंगे, तो इसमें आपको मिला होगा दोस्तों कि इसमें शीर्ष 5 बड़े राज्यों में समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना शीर्ष पर हैं। छोटे राज्यों में शीर्ष छोटे राज्यों में समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम शीर्ष 3 राज्य हैं, जबकि बड़े राज्यों में समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से अपने उत्तर प्रदेश का अंतिम स्थान है और ये स्थिति अच्छी नहीं है। अब आइए देखते हैं हिमाचल प्रदेश की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यानी जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। 27 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,581 करोड़ रुपए की लागत से जल विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। और इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं शामिल हैं, तो दोस्तों इसमें आप याद कर लीजिएगा कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। पहला है रेणुका जी बांध परियोजना,
दूसरा है लुहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना, धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना तीसरा, चौथा है सावड़ा कुडू जल विद्युत परियोजना और पांचवा सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। तो ये 27 दिसंबर 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,581 करोड़ रुपए की लागत से 5 जल विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। और सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में जानते हैं। रेणुका जी बांध परियोजना जो है ये सिरमौर जिले में है और इस बांध परियोजना को गिरी नदी पर बनाया जा रहा है। गिरी यमुना की सहायक नदी है। रेणुका जी बांध परियोजना की क्षमता 40 मेगावाट है और ये परियोजना दिल्ली के लिए अत्यधिक लाभदायक होगी। उसे प्रतिवर्ष लगभग 500 मिलियन क्यूबिक मीटर जल की आपूर्ति होगी। रेणुका जी बांध के भंडारित जल का उपयोग हथनी कुंड बैराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र द्वारा किया जाएगा, जबकि वजीराबाद बैराज के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को और ओखला बैराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को जल प्राप्त होगा। रेणुका जी बांध परियोजना के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए 11 जनवरी 2019 को जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार और 6 राज्यों संघ शासित प्रदेशों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के मध्य समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। दोस्तों 2008 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना यानी नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा, रेणुका जी बांध परियोजना को 2008 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। एक अन्य जो महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना जिसका उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी ने किया है, लुहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना। तो ये एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला जिले में और इस परियोजना को सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इसकी स्थापित क्षमता 210 मेगावाट है। इस परियोजना के माध्यम से प्रतिवर्ष 758.20 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा और इसके साथ प्रतिवर्ष पर्यावरण से 6.1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। तो लुहरी चरण 1 परियोजना के बाद आइए धौला सिद्ध परियोजना के बारे में जानते हैं। दोस्तों धौला सिद्ध परियोजना हमीरपुर और कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश में है और धौला सिद्ध ब्यास नदी पर है। इसकी क्षमता 66 मेगावाट है और इससे प्रतिवर्ष 304 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन होगी और परियोजना के पूर्ण होने पर प्रतिवर्ष पर्यावरण से 2.4 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। इसके बाद एक परियोजना है सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। तो ये हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में है। इसे पब्बर नदी जो कि यमुना की सहायक है उस पर बनाया गया है। इसकी क्षमता 111 मेगावाट है और इससे प्रतिवर्ष 386 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। तो ये सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। पांचवा सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना है। दोस्तों ये शिमला और मंडी जिले में है। ये सतलज नदी पर है और इसकी क्षमता 382 मेगावाट है। इससे प्रतिवर्ष 1382 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा और साथ ही पर्यावरण से प्रतिवर्ष 11 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में सहायता मिलेगी। तो ये जो पांचों जल विद्युत परियोजनाओं का जो है शिलान्यास किया गया हिमाचल प्रदेश में। रेणुका जी बांध परियोजना गिरी नदी पर है जो कि यमुना की सहायक नदी है। लुहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना दोस्तों ये सतलज नदी पर है। धौला सिद्ध परियोजना ये ब्यास नदी पर। सावड़ा कुडू जल विद्युत परियोजना पब्बर नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है उस पर है और सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना ये सतलज नदी पर स्थित है और ये सभी परियोजनाओं में सबसे बड़ी है सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। आइए अब आगे देखते हैं दोस्तों सुशासन सूचकांक यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 के बारे में। सुशासन सूचकांक कौन जारी करता है ये जानना जरूरी है। देखिए दोस्तों सुशासन सूचकांक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन की स्थिति के आकलन और उनकी सरकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के प्रभाव से अवगत होने का एक रूप साधन है। सुशासन सूचकांक का विकास प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेज ने राष्ट्रीय सुशासन केंद्र नई दिल्ली और सुशासन केंद्र हैदराबाद के तकनीकी सहयोग से किया है।
25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस मनाया जाता है और इसी तिथि पर केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक 2020-21 जारी किया गया। और ये दोस्तों सुशासन सूचकांक का द्वितीय संस्करण है। इसके पहले 2019 में इसे जारी किया गया था। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में देखिए, अन्य राज्य समूह ए, अन्य राज्य समूह बी, उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, सुशासन सूचकांक 2020-21 में जम्मू और कश्मीर वर्तमान में संघ शासित क्षेत्र है, इसको पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य श्रेणी में शामिल किया गया है। और GGI यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21 के तहत 10 प्रशासनिक क्षेत्रों में विस्तृत 58 संकेतकों के आधार पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के स्कोर और रैंक की गणना की गई है। संयुक्त रैंकिंग समूह ए के राज्यों में गुजरात, समूह बी के राज्यों में मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली सुशासन सूचकांक में शीर्ष पर है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, समूह ए के राज्यों में गुजरात, समूह बी में मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के सुशासन सूचकांक में हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली को शीर्ष स्थान मिला है। इसके अलावा सुशासन सूचकांक के 10 क्षेत्र हैं: कृषि और संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और जन सुविधा उपयोगिता, आर्थिक शासन, सामाजिक कल्याण एवं विकास, न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण और इसके अलावा नागरिक केंद्रित शासन। देखिए दोस्तों, संयुक्त रैंकिंग समूह जो समूह बी है उसमें कुल 8 राज्यों में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है, ये जरूर याद कर लीजिएगा। तो सुशासन सूचकांक 2020-21 ये दूसरा सुशासन सूचकांक था। इसको 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस तिथि को जारी किया गया है और इसमें दोस्तों संयुक्त रैंकिंग समूह ए के राज्यों में गुजरात शीर्ष स्थान पर है, समूह बी में मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली है। यूपी जो है समूह बी के राज्यों में है और इसके समूह बी के 8 राज्यों में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। इसको जरूर याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं एक विधेयक के बारे में। महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि को लेकर जो महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया गया है। दोस्तों, विवाह की न्यूनतम आयु को लेकर कानूनी हस्तक्षेप आज़ादी से पहले का है। हरविलास शारदा ने वर्ष 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बाल विवाह की रोकथाम के लिए एक विधेयक प्रस्तावित किया था, जो आगे जाकर इसके जरिए कानून बना। वह बाल विवाह रोकथाम अधिनियम कहलाया था। इस अधिनियम के जरिए विवाह के लिए न्यूनतम आयु सीमा तय की गई थी, जिसके जरिए यानी हरविलास शारदा एक्ट के जरिए लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई। 1978 में पहली बार इसमें संशोधन किया गया। लड़कों के लिए ये आयु 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष किया गया। और बाल विवाह जैसी कुप्रथा का उन्मूलन सतत विकास लक्ष्य 5 यानी SDG 5 का भी हिस्सा है। तो कितना महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है, ये जानना जरूरी है, ये महत्वपूर्ण भी है। तो दोस्तों, 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 में संशोधन को मंजूरी दी है और इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में 3 वर्षों की वृद्धि करना, 18 वर्ष से बढ़ाकर इसे 21 वर्ष किया जाना है। और संसद में इस संशोधन के पारित हो जाने के बाद भारत में महिलाओं और पुरुषों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु 21 वर्ष हो जाएगी। केंद्र सरकार ने इस संबंध में बाल विवाह रोकथाम संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया है, लेकिन विधेयक के प्रावधानों पर सहमति न बन पाने के कारण उसे अस्थायी समिति के पास भेज दिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि संबंधी जो अधिनियम पारित करने के लिए उनकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने पर विचार किया जा रहा है।
सरयू नहर परियोजना जो है राष्ट्रीय परियोजना घोषित की गई है, तो इसको जान लेते हैं। 1974 में सरयू नहर परियोजना की परिकल्पना लेफ्ट बैंक घाघरा नहर परियोजना के रूप में की गई थी। प्रारंभ में इस परियोजना का उद्देश्य बहराइच और गोंडा जिलों की 267,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करना था। हालांकि वर्ष 1980 में इस परियोजना के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन और विस्तार करके इसका पुनर्नामकरण सरयू नहर परियोजना कर दिया गया है। इस परियोजना के संबंध में स्मरणीय तथ्य क्या हैं? तो 11 दिसंबर 2021 तिथि याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया और उत्तर प्रदेश में मानसून के दौरान घाघरा नदी के अधिशेष जल का उपयोग सिंचाई के लिए करने के लिए इस परियोजना को डिजाइन किया गया है और इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र के जल संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन 11 दिसंबर 2021 को पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। इस योजना के जरिए 5 नदियों जैसे घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ा गया है। ये परियोजना 3 चरणों में, जैसे चरण 1 पूर्व एआईबीपी, चरण 2 एआईबीपी और चरण 3 पीएमकेएसवाई-एनपी में कार्यान्वित की गई है और वर्ष 2012 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। आइए देखते हैं, महोबा में कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने जल संकट समाधान के लिए महोबा उत्तर प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली वियर परियोजना, भावनी परियोजना और माझगांव चिल्ली स्प्रिंकल परियोजना है। इन परियोजनाओं से महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर की लगभग 65,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई संभव होगी और इस परियोजना से इन क्षेत्रों में पेयजल भी उपलब्ध होगा। दोस्तों देखिए, जो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना है, इसमें 14.04 लाख हेक्टेयर खेती योग्य भूमि की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराया जाएगा और इस परियोजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिले बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। महोबा के योजनाओं के दौरान दोस्तों झांसी में भी कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने झांसी में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का उद्घाटन किया और इसका निर्माण 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जा रहा है। इसे सस्ती विद्युत और ग्रिड स्थिरता जैसे दोहरे लाभ प्राप्त होंगे और इसका नामकरण भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने झांसी में अटल एकता पार्क का भी उद्घाटन किया है और ये पार्क 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को प्रख्यात शिल्पकार राम सुतार ने निर्मित किया है। तो दोस्तों ये था सरयू नहर प्रोजेक्ट के बारे में। सरयू नहर परियोजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित की गई है और दोस्तों सरयू नहर परियोजना का लाभ जो है उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को होता है। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज। अब आइए देखते हैं इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 के बारे में। दोस्तों डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस दौर में आज चतुर्थ औद्योगिक क्रांति की बात की जा रही है, जो कि मुख्यतः साइबर भौतिक प्रणाली, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और नेटवर्क प्रणाली पर आधारित है और ऐसी स्थिति में आज नियोक्ताओं द्वारा कौशलपूर्ण और भावी मांग के अनुसार तैयार कर्मचारियों की वरीयता दी जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में 2014 से वार्षिक इंडिया स्किल रिपोर्ट जारी की जा रही है। दोस्तों ये बदलते हुए परिदृश्य के अनुसार नियोजन यानी प्लानिंग परिदृश्य पर विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। स्किल इंडिया रिपोर्ट 2022 के बारे में जानते हैं। दोस्तों 9 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 जारी की गई और ये इस रिपोर्ट का 9वां संस्करण है। इस रिपोर्ट को 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्रों के 3 लाख से अधिक छात्रों और 150 से अधिक नियोक्ताओं के सर्वेक्षण पर आधारित किया गया है, तैयार किया गया है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2 पृथक गतिविधियों विबाक्स राष्ट्रीय नियोजन पर्यवेक्षण और इंडिया हायरिंग इंटेंट सर्वे का समामेलन है।
इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022, वीबाक्स, पीपुल स्ट्रांग और भारतीय उद्योग परिसंघ की एक संयुक्त पहल है। और इस रिपोर्ट को तैयार करने में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE, सनस्टोन एड्यूवर्सिटी यानी ASAP केरल और भारतीय विश्वविद्यालय संघ यानी जो है AIU, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी यूनियन जो है भारतीय विश्वविद्यालय संघ, इसके द्वारा सहयोग किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार समग्र नियोजनीयता यानी ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी में वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2021 के 45.97% से बढ़कर 2022 में 46.2% के स्तर पर पहुंच गई है। और रिपोर्ट के अनुसार आप देख सकते हैं दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग और वित्तीय सेवा और बीमा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, IT, फार्मा और इंटरनेट बिजनेस क्षेत्र सर्वाधिक नियोजन करने वाले क्षेत्रों में शीर्ष स्थान पर हैं। और 2022 में सर्वाधिक नियोजन गतिविधि की संभावना वाले 3 राज्य याद रखिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों उच्चतम नियोजनीयता यानी हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी वाले शीर्ष 5 राज्य। इसमें महाराष्ट्र है 66.1%, यहाँ पर उच्चतम नियोजनीयता है। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर 65.2%, केरल 64.2% तीसरे स्थान पर, पश्चिम बंगाल 63.8% के साथ चौथे स्थान पर और कर्नाटक 59.3% जो है नियोजनीयता के संदर्भ में 5वें स्थान पर है। उच्चतम नियोजनीयता वाले शीर्ष 5 शहर कौन से हैं? देखिए, पुणे उच्चतम नियोजनीयता है पुणे शहर की, इसका प्रतिशत 78.11, लखनऊ दूसरे स्थान पर 74.32, त्रिवेंद्रम तीसरे स्थान पर 66.48%, कोलकाता चौथे पर 57.16% और बंगलुरु 5वें स्थान पर 56.48% पर है। और वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कार्य सहभागिता में 67% पुरुष और 33% महिलाओं का योगदान रहा। दोस्तों, वर्ष 2020 में महिलाओं की नियोजनीयता 47%, वर्ष 2021 में 41.25% और 2022 में 51.44% दर्ज की गई है। तो ये महत्वपूर्ण रहा दोस्तों। ये था आपका इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 जो कि कई संस्थानों द्वारा मिलाकर तैयार की गई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, सनस्टोन एड्यूवर्सिटी, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के जो है सहयोग से निर्मित किया गया है। और इसमें 2 पृथक गतिविधियां विवाक्स राष्ट्रीय नियोजनीयता परीक्षण और इंडिया हायरिंग इंटेंट सर्वे का समामेलन है। अब आइए एक महत्वपूर्ण परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में जानते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आप जानते हैं 22 मार्च को। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ और देश में पहली बड़ी केंद्र संचालित नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते द्वारा नदियों को परस्पर जोड़ने के माध्यम से जलाधिक्य क्षेत्रों से सूखा प्रभावित जल न्यून क्षेत्रों में जल पहुंचाने के लिए इंटर स्टेट कोऑपरेशन की शुरुआत हुई है। केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, 8 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजना के वित्त पोषण और कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। ये परियोजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत यानी नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। और इस परियोजना के तहत देखिए जलाधिक्य केन नदी का पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा। केन नदी में जलाधिक्य है, इसका पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा। और आप जान लीजिए कि केन और बेतवा दोनों ही यमुना की सहायक नदियां हैं। परियोजना के तहत छतरपुर मध्य प्रदेश में दौधन गांव में केन नदी पर एक बांध बनाया जाएगा।
जल को एक नहर के माध्यम से बेतवा नदी में भेजा जाएगा और इस परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। चरण 1 में दौधन बांध, पावर हाउस, केन बेतवा लिंक नहर का निर्माण और दूसरे चरण में लोअर उर बांध, कोठा बैराज और बीना संकुल परियोजना का निर्माण किया जाना है। दोस्तों, इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी यानी KBLPA की स्थापना की जाएगी और ये विशेष प्रयोजन वाहन है। परियोजना से प्रतिवर्ष 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी और लगभग 62 लाख की आबादी के लिए पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इसके अलावा 103 मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना से कौन कौन से राज्य लाभान्वित होंगे? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश का बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले और मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दामोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिले इस परियोजना से लाभान्वित होंगे। केन बेतवा नदी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। केन नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य एक इंटर स्टेट रिवर है। इसका उद्गम स्थल कटनी जिला मध्य प्रदेश में अहिरगावन गांव है। इसकी कुल लंबाई 427 किलोमीटर है, जिसमें 292 किलोमीटर मध्य प्रदेश और 84 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह बांदा जिला उत्तर प्रदेश के चिल्ला गांव में यमुना नदी से मिल जाती है। और इस नदी पर स्थित रानेह जलप्रपात और केन घड़ियाल सेंचुरी 2 प्रमुख पर्यटक जो है आकर्षण के केंद्र हैं। तो याद रखिएगा, केन घड़ियाल सेंचुरी और रानेह वाटरफॉल जो है जो ये केन नदी पर है। बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिला मध्य प्रदेश में बारखेड़ा गांव है और बेतवा नदी पर राजघाट, पारीक्षा और माता टीला बांध निर्मित हैं। तो ये था केन बेतवा लिंक परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। और केन बेतवा लिंक परियोजना को दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको 8 दिसंबर 2021 को वित्त पोषण और कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई है और इससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिले जो है इससे लाभान्वित होंगे। ये परियोजना सिंचाई और पेयजल के साथ साथ विद्युत उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने घटना चक्र दृष्टि 2022 के राष्ट्रीय परिदृश्य यानी नेशनल करंट अफेयर्स को कवर किया है और ये वीडियो इसका पहला भाग था। राष्ट्रीय घटनाओं के करंट अफेयर्स का दूसरा भाग हम जल्दी ही प्रस्तुत कर देंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी पूरा जो करंट अफेयर्स है हम इसको कवर कर लें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।